Hello everybody, welcome to this new lecture in the quantum mechanics, the statistical mechanics series. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने ओमेगा नंबर ऑफ एक्सेल माइक्रोस्टेट्स जो हैं उसके कुछ फीचर्स देखे थे. बेसिक फीचर एक ये था कि इट ग्रोज वेरी वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग एनर्जीज, और केवल एनर्जी नहीं, उसे वॉल्यूम के साथ भी इसी तरह का बिहेवियर होगा जिस तरह के सिस्टम्स हम कंसिडर करेंगे. बट लेट फॉर द टाइम बिंग लेट्स कंसिडर एनर्जी के साथ इसका जो बिहेवियर है बहुत रैपिडली एनर्जी के साथ ये इंक्रीज़ करता है. ओके, तो आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करना चाह रहे हैं. क्वालिटेटिव लेवल पे कुछ हमने बात की है कि मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट्स का जो कनेक्शन है कुछ हद तक उसको इस्टेब्लिश किया, बट इसको आज हम एक क्वांटिटेटिव लेवल पे इस्टेब्लिश करना चाहेंगे ताकि फिर हम आगे कैलकुलेशंस कर सकें. ओके, ये बात हम कर चुके हैं कि इट सीम्स रीजनेबल कि जो मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इट करस्पॉन्ड्स टू द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स. ओके, जिस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगी वो स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोबेबल होगी. और इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटी इतनी लार्ज होती है, दिस लार्ज इज़ ओवरवेलमिंगली लार्ज, ये इतना लार्ज होता है. ओके, जब हमने इस तरह के मैंने आपको फीचर्स बताए थे कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट जो डोमिनेट कर रही है वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले इतना ज़्यादा डोमिनेट करती है कि रिलेटिव फ्लक्चुएशंस 1/√n के ऑर्डर के, से 1 मोल है तो 10⁻⁻12. तो ऑलमोस्ट यही स्टेट जो है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्ज हैं तो यही डोमिनेट करेगी. ओके, तो सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, आप इसी को सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट ट्रीट कर सकते हैं. ओके, इनफैक्ट इसे हम एक पोस्टुलेट की तरह स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के वो करते हैं. यहाँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आगे बढ़ने के लिए हमें इस और पोस्टुलेट की भी जरूरत पड़ती है. ये जो कनेक्शन है कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग है, ये तो मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट है कि हाँ, जो जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट होंगे वो वाली स्टेट मोस्ट प्रोबेबल होगी. लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ही हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, ये हम पोस्टुलेट कर रहे हैं. सो ये है इफ़ ए सिस्टम कैन इवॉल्व. इनिशियली कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है. ओके, मतलब उसकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ अभी चेंज हो रही हैं. ओके, टेम्परेचर या वट. ओके, तो वो ग्रेजुअली इक्विलिब्रियम स्टेट में सेटल होगा. तो जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में सेटल होगा, वो उस इक्विलिब्रियम स्टेट में सेटल होगा ताकि उसकी जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स उस समय हैं वो लार्जेस्ट है. मतलब गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत कोई सिस्टम तब तक इवॉल्व करेगा जब तक उसकी जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो मैक्सिमाइज नहीं हो जाती हैं. ओके, दिस इज अ पोस्टुलेट फॉर एन इक्विलिब्रियम स्टेट, या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसका जो ओमेगा है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स उस समय जो हैं फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और भी जो पैरामीटर्स हो सकते हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से उस समय जो उसकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो उसकी मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? मैथमेटिकली मैक्सिमम मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ का फंक्शन है तो उसके मैक्सिमम का मतलब अपने आर्ग्यूमेंट्स के रेस्पेक्ट में वो मैक्सिमम होगा. वी और एन की उन वैल्यूज़ को वो चूज़ करेगा जिसके लिए ये जो नंबर है ये क्या बने, मैक्सिमम बने. ओके, तो ये अभी हम एक पोस्टुलेट की तरह पोस्टुलेट कर रहे हैं, बट इट सीम्स रीजनेबल कि हाँ, सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स वाली स्टेट के करस्पॉन्डिंग करता है, और ये प्रोबेबिलिटी ओवरवेलमिंगली लार्ज होती है. तो इसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी समझ सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम स्टेट बेसिकली वुड करस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ दिस फैक्टर. मैथमेटिकली ये जो फैक्टर है इसका मैक्सिमा वुड करस्पॉन्ड टू दी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे अब जो टॉपिक है, बेसिकल टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा आज का, और दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इनफैक्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अगर मैं कहूँ जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है, जहाँ से अब हमने आगे कैलकुलेशन शुरू करनी है, इससे पीछे के सारी कंसेप्चुअल चीज़ें थी. जितने लेक्चर्स में हमने जो कुछ कवर किया है वो सब कंसेप्ट बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर के लिए. लेकिन अब जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन पर आएंगे तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस बेसिकली हम जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फार्मूला, इसका एंट्रोपी से जो कनेक्शन है वाया फार्मूला, वो फार्मूले पे अगर हम अराइव हो गए तो फिर बाकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ये जो नंबर है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? और अगेन आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के दायरे में सोच सकते हैं, बट जहाँ पे हम जो ये बोल्ट्जमैन फार्मूला डिराइव करेंगे, दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्टली टू दी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल. ओके, यहाँ पे एक आध चीज़ों का मैं नॉमेनक्लेचर बता दूँ. हम एन, वी और ई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी की बात कर रहे हैं. ओके, इन चीज़ों को थर्मोडायनेमिक्स में खासकर एनर्जी वही चीज़ है जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. वहाँ पे उसका नोटेशन नॉर्मली हम यू यूज़ करते हैं. तो मैं दोनों नोटेशंस बाद में तो एक्सचेंजेबली यूज़ करूँगा. अभी मेरी कोशिश ये होगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स साइड में मैं ई लिखूँ और थर्मोडायनेमिक्स साइड में मैं यू लिखूँ, बट यू और ई एक ही चीज़ है, आपको ही समझना है. ओके, यू और ई बेसिकली एक ही चीज़ हैं. ओके, अच्छा,
इनफैक्ट इसके आगे के लेक्चर्स में जो हम कैलकुलेशन करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए हमारा जो रेसिपी जिसे हम कहते हैं कि किस तरह से हम वहाँ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ या बाकी क्वांटिटीज़ निकालेंगे, हम उस सिस्टम का ओमेगा फाइंड करेंगे और ओमेगा से फिर अभी जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ओमेगा को हम थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ से कनेक्ट करने वाले हैं, इनफैक्ट इन पर्टिकुलर एंट्रोपी से। ओमेगा एंट्रोपी से कनेक्टेड होगा। तो एक बार आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए ये फैक्टर निकाल लिया किसी तरीके से, वट एवर बी द वे, ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आपने काउंट कर ली, तो आपने थर्मोडायनेमिक्स की एक क्वांटिटी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है बोल्ट्जमैन फार्मूले की मदद से, और एक क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स की निकल गई तो बाकी फिर हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द रेसिपी। ओके, अब सिचुएशन ये है यहाँ पे जो मैं वो करूँगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल ये है, पर पहले हमें इससे पहले हमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बीच कनेक्शन मैं इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स साइड से जो चीज़ मेरे पास है वो ये है, ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। थर्मोडायनेमिक साइड से इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी क्वांटिटी है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के डिस्क्रिप्शन में आता है। जब आप एक एक एंटिटी के उस पर आ गए लेवल पे, तो वो एक एक पार्टिकल जो है गैस का फॉर एग्जांपल, वो किस स्टेट में है, तब ऐसे करके पूरी गैस की स्टेट बताइए, ये वहाँ से आता है माइक्रो स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स में तो हमें ग्रॉस क्वांटिटीज़, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टोटल इंटरनल एनर्जी, इनकी बात करते हैं। तो ये चीज़ किससे कनेक्टेड हो सकती है? तो लेट मी गिव यू ए हिंट। ये हिंट हमारे पास वैसे है। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो हमने पोस्टुलेट किया है, जो हमने यहाँ पे देखा, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये नंबर मैक्सिमम, सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने इस नंबर को मैक्सिमाइज़ करे इक्विलिब्रियम स्टेट में। बाकी जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए सिस्टम इस नंबर को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट करस्पॉन्ड्स टू अ मैक्सिमम ऑफ दिस क्वांटिटी। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर आप देखें, अच्छा ये सिस्टम की टेंडेंसी इक्विलिब्रियम में इस नंबर को मैक्सिमम करने की है। और आप थर्मोडायनेमिक्स जो आपने पढ़ी है, 0th, 1st, 2nd, 3rd लॉ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे भी आप कहते हैं कि किसी सिस्टम की जब इवॉल्व होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी वो होती है जिसमें उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज़ मैक्सिमम होने की टेंडेंसी होती है फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, दैट इज एंट्रोपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसके मैक्सिमम की बात हो रही है, यहाँ इसके मैक्सिमम की बात हो रही है। तो यहीं से एक हिंट मिल रही है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कनेक्टेड है। ओके ओके, सो दिस इज द कनेक्शन, एग्जैक्ट कनेक्शन दैट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ओवर हियर। अब जो सिचुएशन हम ले रहे हैं वो ये है, आपके पास दो सिस्टम्स हैं। इनिशियली आप सोच सकते हैं दोनों सिस्टम्स आइसोलेटेड हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों आप सोच सकते हैं कि क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है, N1 V1 E1 इस सिस्टम के पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी हैं, और N2 V2 E2 इस सिस्टम के। तो हर सिस्टम का अपना कुछ डेंसिटी ऑफ, नॉट डेंसिटी, नंबर ऑफ एक्सेल माइक्रोस्टेट्स का कोई एक्सप्रेशन होगा, ओमेगा, इसका और इसका फंक्शन होगा। ओके, और अगर हम केवल इन पर्टिकुलर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी के साथ माना इस सिस्टम की एनर्जी E1 की अलग अलग वैल्यू है, पहले एनर्जी कम थी, फिर हमने माना बाद में उसकी एनर्जी चेंज कर दी, बाहर से एनर्जी सप्लाई करके फिर से उसे क्लोज कर दिया सिस्टम को, लेकिन एनर्जी उसकी बढ़ा दी एक बार, तो फिर नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स बढ़ जाएंगी। तो इस सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स माना ओमेगा 1 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ N1 V1 E1, और इसी तरह से इस सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स से ओमेगा 2 N2 V2 E2। अब ये दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, लेकिन अब हमने क्या किया, इन दोनों सिस्टम्स को कांटेक्ट में लाए। और कांटेक्ट में लाने का मतलब क्या है, हम इनको थर्मल कांटेक्ट में लाए। थर्मल कांटेक्ट का मतलब ये है, अभी मैं थर्मल शब्द भी ना यूज़ करूँ, थर्मल हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करेंगे। मैं ये कहता हूँ हमने इन दोनों सिस्टम को कांटेक्ट में रखा और हम इन्हें एनर्जी एक्सचेंज करने की परमिशन दे रहे हैं। मतलब इस सिस्टम से इस सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, इस सिस्टम में से इस सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो सकते हैं। इनिशियली ये कन्फिग्रेशन था N1 V1 E1 N2 V2 E2। हमने इन सिस्टम्स को, लेट मी यूज़ द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने इन दोनों सिस्टम्स को एक ऐसी वॉल से सेपरेट कर दिया है अब जो वॉल कंडक्टिंग है, डायथर्मिक वॉल जिसे हम कहते हैं, जिसके अक्रॉस हीट एनर्जी फ्लो कर सकती है। तो अब यहाँ से यहाँ पार्टिकल नहीं जा सकते हैं, और ये वॉल फिक्स्ड है, रिजिड है, अपनी जगह पे लोकेशन पे फिक्स्ड है। तो मतलब ये वॉल्यूम्स भी आपस में चेंज नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वॉल्यूम कम हो जाए और ये ज़्यादा हो जाए। वॉल्यूम फिक्स्ड हैं दोनों, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, ठीक है। इन्हें मैं सब सिस्टम्स कहूँगा, 1 और 2 को सब सिस्टम कहूँगा, और अब इसको मिला के मैं अपना पूरा सिस्टम कहूँगा, टोटल सिस्टम। तो मेरे टोटल सिस्टम में दो पार्ट्स हैं बेसिकली, सब सिस्टम 1 और सब सिस्टम 2। सब सिस्टम 1 और 2 का जो टोटल इंडिविजुअल वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन एनर्जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनिशियली जब तक आपने इनको अलग अलग रखा था तब तक इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी अलग अलग फिक्स थी, पर आप अब इन्हें एनर्जी एक्सचेंज करने की परमिशन दे रहे हैं। आपने कंडक्टिंग वॉल बीच में रखी है तो ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वी अलाउ फॉर एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यूजिंग अ डायथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल। तो अब E जो की वैल्यू, ना E1 की वैल्यू फिक्स्ड है ना E2 की वैल्यू फिक्स्ड है, बट
ये पूरा का पूरा सिस्टम 1+2 मिला के जो टोटल सिस्टम है ये अभी भी आइसोलेटेड है, ये बाकी यूनिवर्स से कट ऑफ है। केवल 1 और 2 आपस में एक्सचेंज एनर्जी कर सकते हैं। इस पूरे टोटल सिस्टम से, कंपोजिट सिस्टम से एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है, ना बाहर जा सकती है ना बाहर से आ सकती है। इसका मतलब E1 + E2 का सम अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके दिस, तो ये और ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जो हम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो हम यहाँ पे रिजल्ट डिराइव करेंगे वो एक जनरल रिजल्ट है। ओके, जो ओमेगा और एस का कनेक्शन है वो एक जनरल, बट आपको यहाँ पे माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल की झलक इस सेंस में दिख रही है। ये जो क्लोज सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंट सिस्टम्स जो हैं ये माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल का पार्ट नहीं हो सकते हैं। अब ये क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है क्योंकि ये एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं। पर आप इस ओवरऑल को सोचें, 1+2 को अगर आप एक ही सिस्टम सोचें, हाँ, तो ये जरूर अभी भी एक क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी E1 + E2, टोटल वॉल्यूम V1 + V2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 + N2। तो ये सिस्टम अभी भी एक क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, अच्छा, इफ़ एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड बट ओवरऑल सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज तो अलाउड है पर ओवरऑल सिस्टम अभी भी बाकी यूनिवर्स से आइसोलेटेड है, बाकी यूनिवर्स के साथ या बाकी और किसी सिस्टम के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो E1 + E2 का सम क्या रहेगा, E, या मैं उसे E टोटल भी लिख सकता हूँ। कुछ बुक्स या कुछ लेक्चर्स में आपको इस तरह का डिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है। इनफैक्ट जो मैं प्रोफेसर V बालाकृष्णन के वीडियोज़ आपको कह रहा था कि आप देखें, उसमें उन्होंने कुछ इस तरह से सेपरेशन किया है। उन्होंने पहले सिंगल सिस्टम लिया और उसको हाइपोथेटिकली हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें, पार्ट 1 पार्ट 2। वो हमारे इसी तरह से हैं। इन दोनों पार्ट्स के बीच एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, बाकी ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी हो सकते हैं ना वॉल्यूम वेरी हो सकता है। तो बट मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके दिस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखें आप, ये जो E है, जो टोटल एनर्जी जो सम है, ये फिक्स्ड है क्योंकि से इनिशियली इस सिस्टम की एनर्जी 2 जूल थी और इस 2 यूनिट्स और इसकी 10 थी। आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी एनर्जी हमेशा 2 रहेगी, इसकी एनर्जी हमेशा 10 रहेगी। आप दोनों सिस्टम्स को थर्मल कॉन्टैक्ट में ले आए। ओवरऑल जो कंपोजिट सिस्टम है उसकी एनर्जी 12 जूल ही रहने वाली है। ये भले ही आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते रहें, इसकी एनर्जी 2 से 3 हो जाए और इसकी 10 से 9 हो जाए, इससे थोड़ा एनर्जी इसमें आ जाए, 1 यूनिट एनर्जी इसमें आ जाए, तो इसकी एनर्जी 2 से 3 हो गई, इसकी 10 से 9 हो गई, लेकिन ओवरऑल सम अभी भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है कंपोजिट सिस्टम, ये अभी भी क्लोज सिस्टम है। तो ये इस एक्सप्रेशन में, हाँ, ये तो ठीक है, मैथमेटिकली दिस इज ओके, बट आपको ध्यान ये रखना है ये जो टोटल एनर्जी है ये अभी भी फिक्स्ड है। कंपोजिट सिस्टम अभी भी क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। जबकि ये E1 और E2 क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है उसके लिए हमने अलाउ किया है, ये जो वॉल हमने इनके बीच लगाई है ये कंडक्टिंग वॉल है, तो ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं। ओके, अब ये कैसे वेरी करेंगे, असली सवाल ये हमारा ये है, ये कब तक वेरी करेंगे, कितना वेरी करेंगे, कब, क्यों वेरी करेंगे। ओके दिस, नाउ दीज E1 और E2 कैन वेरी क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, बट ये नंबर क्या है, फिक्स्ड। वैसे आप इस एक्सप्रेशन की जगह ऐसे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के लिए, N1 + N2 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। माना इसमें N1 पार्टिकल थे, इसमें N2 थे, तो अगर आपने इस तरह का कंपोजिट सिस्टम भी बनाया तो उस कंपोजिट सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N = N1 + N2। और ऐसे ही इसका वॉल्यूम V1 था और इसका V2, तो मिला के जो कंपोजिट सिस्टम का वॉल्यूम है V1 + V2। पर इस एक्सप्रेशन और इन दो में अंतर ये है, इस एक्सप्रेशन में ये जो E1 E2 हैं ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं, जबकि N1 N2 और V1 V2 वेरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वॉल के अक्रॉस पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, और इन दोनों वॉल्यूम जो सब सिस्टम्स हैं इनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो मैथमेटिकली तो ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, लेकिन इसमें ये भी फिक्स्ड है, 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 फिर जबकि इस एक्सप्रेशन में केवल सम फिक्स्ड है, राइट हैंड साइड फिक्स्ड है, लेफ्ट हैंड साइड की दोनों क्वांटिटी वेरी हो सकती है। तो अब हमारा सवाल यही होने वाला है, ये क्वांटिटीज़ कब तक वेरी करेंगी, लास्ट में सिस्टम कौन सी स्टेट में आके इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज है, तो एनर्जी का एक्सचेंज है तो मतलब मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ चेंज हो रही हैं। तो इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम की स्टेट के बारे में सवाल पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हम इनको एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ करें तो फाइनली कभी ना कभी तो एनर्जी का एक्सचेंज रुकेगा। तो जब वो एनर्जी का एक्सचेंज रुक जाएगा वो कब होने वाला है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी, ये हमारा सवाल है। ओके, तो जैसे मैंने कहा N1 + N2 भी वैसे n के बराबर है, लेकिन ये भी कांस्टेंट, 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 ये भी कांस्टेंट। ओके, क्योंकि वॉल हमारी अनमूवेबल है इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकते हैं, इंडिविजुअल वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकते हैं, और वॉल हमारी अनपेनेट्रेबल है, वॉल के अक्रॉस पार्टिकल्स एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए N1 और N2 भी आपस में क्या है, फिक्स्ड हैं। दोनों इंडिपेंडेंटली कांस्टेंट हैं तो उनका सम तो कांस्टेंट हो गई, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली कांस्टेंट हैं तो इनका सम भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, बाद में हम इन कंडीशंस को ग्रेजुअली रिलैक्स करेंगे, बाद में हम इस तरह की वॉल लेंगे जो मूव कर सकती है। तो अगर वॉल मूव कर सकती है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये वॉल्यूम बड़ा या छोटा हो सकता है, और अगर ये बड़ा हो रहा है तो ये छोटा होगा, और ये छोटा होगा तो ये बड़ा, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम तो स्टिल कांस्टेंट रहेगा,
कैपिटल वी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन V1 और V2 चेंज हो सकते हैं, पर वो नेक्स्ट केस में आएगा। अभी के केस में तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो सकते हैं दोनों सब सिस्टम्स के, केवल एनर्जी की जो वैल्यू है इसकी और इसकी वो चेंज हो सकती है, लेकिन उनका टोटल सम स्टिल क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, सो अब ये चीज़ ध्यान रखें, इस सिस्टम का जो ये ओमेगा 1 है, इसकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं इस सिस्टम की, ये इसकी एनर्जी पे डिपेंड करती हैं E1 पे, और इसकी वाली E2 पे। वैसे वो N1 और V1 पे भी डिपेंड करती हैं और इसकी N2 और V2 पे, पर N1 V1 N2 V2 इस प्रोसेस में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैं उन पे अब कंसंट्रेट नहीं करूँगा। अभी मेरा कंसंट्रेशन केवल ये होगा, ओमेगा 1 जो है वो E1 पे डिपेंड कर रहा है और ओमेगा 2 E2 पे। क्यों? E1 और E2 अब फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इनफैक्ट एनर्जी एक्सचेंज के कारण वो नंबर सब वेरी करने लगेंगे, फ्लक्चुएट करने लगेंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो अगर E1 चेंज हो रहा है तो ओमेगा 1 भी चेंज होगा, और E2 चेंज हो रहा है तो ओमेगा 2 भी। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन के लिए मैं ओमेगा 1 को केवल E1 का फंक्शन लिखूंगा और ओमेगा 2 को E2 का। बाद में रिस्टोर कर दूंगा ये क्वांटिटीज़ भी, पर अभी सिंप्लिसिटी के लिए ओमेगा 1 E1 के साथ वेरी कर रहा है और ओमेगा 2 E2 के साथ वेरी कर रहा है, पर E1 E2 इस तरह से वेरी कर रहे हैं कि उनका सम क्या है, कांस्टेंट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E1 V2। E1 E2 की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, किस तरह से चेंज होगी उसी को हमने स्टडी करना है, पर वो चेंज होगी, लेकिन उनका सम कांस्टेंट रहेगा। तो करस्पॉन्डिंगली ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वुड वेरी। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें, फिर से पिछले लेक्चर का डिस्कशन, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एनर्जी के बहुत रैपिड फंक्शंस होते हैं, ग्रोइंग एनर्जी के साथ बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। तो अगर एनर्जी चेंज हो रही है, E1 की वैल्यू अभी कुछ थी, थोड़ा देर बाद चेंज हो गई, एनर्जी एक्सचेंज हो गया, तो अगर E1 की वैल्यू जरा भी चेंज हुई, ओमेगा 1 पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। ऐसे ही E2 की वैल्यू थोड़ा सी चेंज हुई, थोड़ा बढ़ेगी तो ओमेगा 2 काफ़ी बढ़ जाएगा, थोड़ा घटेगी तो ओमेगा 2 बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो अब सवाल ये, असली सवाल ये है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। जब एनर्जी एक्सचेंज फाइनली रुक जाएगा, कभी ना कभी तो रुकेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट उसे हम कहेंगे कंपोजिट सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। अब मैं कंपोजिट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तब तक हमारा कंपोजिट सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, लेकिन देर सवेर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, जब भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम पहुँचे, व्हेन एवर इट इज़ रीच्ड, ओके। या इसको मैं सवाल को ऐसे पूछ सकता हूँ, हमने सिस्टम्स के बीच एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ कर रखा है, ये तो हमने अलाउ कर रखा है, वेयर विल द सिस्टम सेटल, फाइनली ये सिस्टम कहाँ जाके सेटल होगा, मतलब E1 और E2 की किस वैल्यू पे। अब ये है न्यूमेरिकल सवाल। अगर हमने इन सिस्टम्स को एनर्जी एक्सचेंज करने की परमिशन दी, तो फाइनली वो E1 और E2 की किस वैल्यू पे जाके सेटल होने वाले हैं। ओके, अभी एक हम टॉय मॉडल करेंगे, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आप उसे समझ सकते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी आपको और क्लियर होगा। बट ये हम अब ये सवाल ही ये पूछ रहे हैं, अगर शुरुआत में कुछ था N1 V1 और N2 V2 E2 और इनको एक साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दिया, तो फाइनली ये सिस्टम कहाँ जाके सेटल होने वाला है, E1 की कौन सी वैल्यू पे जाके रुकेगा और E2 की। E1 और E2 की जो हमने स्टार्टिंग वैल्यू ली हैं उन पे ये सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं है उसी पे रुका रहे। माना E1 की वैल्यू 2 और E2 की वैल्यू 10 थी, तो थर्मल कॉन्टैक्ट में रखने के बाद ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी 2 यूनिट रहेगी और इसकी 10 रहेगी। ये एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और फाइनली सेटल हो जाएंगे। लेकिन कब तक करेंगे एनर्जी एक्सचेंज, मतलब कब तक, मतलब इसकी एनर्जी 2 से चेंज होकर कितना बनेगी और उस समय इसकी एनर्जी 10 से चेंज होकर कितना बन चुकी होगी। तो वो हम सवाल ये है, हमने पूछा टेक्निकली सवाल ये है, इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा उस समय E1 और E2 की वैल्यू क्या होंगी। ओके, इसलिए आपको ये याद रखना है जो हमने इस लेक्चर के शुरू में पोस्टुलेट किया कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, और इक्विलिब्रियम स्टेट से मेरा सेंस ओवरऑल सिस्टम से है, सब सिस्टम से नहीं, ओवरऑल सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट किसके करस्पॉन्ड करेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट से मेरा मतलब अब हमेशा एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स है। वो जो टोटल सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम, उसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जिस समय मैक्सिमम होगी वो वाली उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ओके, तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। ओवरऑल सिस्टम से मेरा मतलब है कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट मतलब 1+2, दोनों सेगमेंट्स को जोड़ के, दोनों सब सिस्टम्स को जोड़ के जो टोटल सिस्टम है। तो टोटल सिस्टम के इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जब टोटल सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, तो वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ओके, एक छोटा टॉय एग्जाम्पल देखते हैं पहले, इसको हम जनरल केस करने से पहले। माना ये 2 मेरे सब सिस्टम्स हैं, 1 और 2। माना मुझे रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि इन सिस्टम्स की टोटल एनर्जी का सम 10 यूनिट्स है। ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, पर ओवरऑल कंपोजिट सिस्टम से तो एनर्जी ना बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, तो ओवरऑल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, माना वो है 10 यूनिट्स। और स्पेसिफिकली मैंने इन सिस्टम्स के जो माइक्रोस्टेट्स का नंबर है उसको भी इस फॉर्म का मान लिया। ओमेगा 1 जो है, जो कि E1 का फंक्शन होता है, वो माना वो E1 स्क्वायर,
E1 के साथ काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ करता है, स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इंक्रीज़ करता है। जबकि दूसरा सिस्टम माना अलग नेचर का है। अलग नेचर का मतलब हर सिस्टम के लिए ये नंबर एनर्जी पे इसके साथ चेंज तो होता है, पर एक ही तरह से ग्रो करे ये ज़रूरी नहीं है। तो माना दूसरा सिस्टम की एनर्जी E2 है, उसका जो ये नंबर है ω2 नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स केवल सेकंड सिस्टम का, वो E2 क्यूब के प्रोपोर्शनल। ये मैं इंडिविजुअल सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, इसके नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स E1 स्क्वायर क्वाड्रेटिक हैं और जबकि माना इसके क्यूबिक है। ऐसा हो सकता है, अलग अलग सिस्टम के जो ओमेगा का डिपेंडेंस है एनर्जी पे वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। ओके लेकिन और जिस तरह के सिस्टम्स हम बाद में लेंगे उसमें तो ये डिपेंडेंस इतनी सिंपल नहीं होगी। सिंपल मतलब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नहीं होगी, वो तो बहुत 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 रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। बेसिकली e⁻n टाइप के, n जहाँ 10 पावर 23 के ऑर्डर का है, यहाँ तो मैं e की पावर केवल 2 या e की पावर 3 की बात कर रहा हूँ। जो हमारे एक्चुअल केसेस आएंगे, माना आप ये सोचें ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है, या इनमें से एक लिक्विड भी हो सकता है, तो अगर इस तरह के सिस्टम्स आप कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो नेचर होगा तो इसी तरह का, क्या एनर्जी के साथ इंक्रीज़ करने वाला नेचर, बट वो इंक्रीज़ और रैपिड होगा। बट फॉर द टाइम बिंग मैंने एक सिंपल टॉय एग्जांपल लिया है इन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। माना जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सिस्टम है और सेकेंड पार्ट ऑफ सिस्टम है, इसको मिला के 10 यूनिट्स एनर्जी शेयर करनी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ सिस्टम जो है उसके एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स का एक्सप्रेशन E1 स्क्वायर है और दूसरे वाले का E2 क्यूब, इसकी एनर्जी का स्क्वायर और इस वाले का अपनी एनर्जी का क्यूब। ओके दिस दोनों के दोनों आप देख रहे हैं एनर्जी के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहीं पे से मैं एक क्वालिटेटिव फिगर इसका बनाता हूँ। माना मैंने एक एक्सिस बनाई, इस एक्सिस पे मैं एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ। ओके माना इस एक्सिस पे मैंने E1 फर्स्ट वाले सब सिस्टम की एनर्जी प्लॉट की। फर्स्ट वाले सब सिस्टम की एनर्जी क्या क्या हो सकती है? टेक्निकली ऐसा हो सकता है 10 यूनिट्स एनर्जी में से E1 0 यूनिट एनर्जी रखे और उस समय E2 की वैल्यू होगी 10, या E1 रखे 1 यूनिट एनर्जी और 9 यूनिट एनर्जी दूसरा वाला सिस्टम रखे, और ये रखे, एक और तरीका हो सकता है ये रखे 2 यूनिट एनर्जी और ये रखे 8। ये सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने अभी हैं। ये दोनों सिस्टम्स को 10 यूनिट एनर्जी शेयर करनी है। एक्सचेंज करने का मतलब शेयर करना। तो ये शेयर करते हुए ये एनर्जी कई तरीके से अपने पास रख सकते हैं। हो सकता है E1 0 हो, लेकिन जिस समय E1 0 होगा उस समय E2 क्या होगा 10। तो एनर्जी स्केल में आपको ऐसे सोचना है, अगर E1 इधर को बढ़ रहा है तो E2 इधर से बढ़ेगा। E1 0 है तो E2 10 है, E1 1 है तो E2 9 है, E1 5 है तो E2 भी 5 है, E1 10 है तो E2 0 है। तो एनर्जी स्केल में आपको ये सोचना है, अगर E1 इधर को बढ़ रहा है तो E2 इधर को। ओके ताकि दोनों का सम सेम रहे, दोनों को मिला के 10 यूनिट्स एनर्जी शेयर करनी है। अब आप E1 स्क्वायर फर्स्ट सिस्टम की जो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं एनर्जी के साथ इस नंबर को प्लॉट करें। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता है, एग्जैक्ट मुझे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। कम एनर्जी है तो वैल्यू कम है, और एनर्जी बढ़ी तो बड़ा बड़ा बड़ा, ये फंक्शन इस तरह का। फर्स्ट सिस्टम के जो ये एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स है एनर्जी के साथ उसका वेरिएशन कुछ इस तरीके का है, समथिंग लाइक दिस। जबकि दूसरे सिस्टम का जो वो है एनर्जी के साथ वेरिएशन है उसकी माइक्रोस्टेट्स का नंबर वो कुछ इस तरीके का है। रिमेंबर सेकंड सिस्टम की एनर्जी जब फर्स्ट वाले की 10 है, सेकंड वाले की 0 है, और उसकी एनर्जी इधर को बढ़ रही है, तो एनर्जी के साथ इस नंबर ने बढ़ना है, E2 के साथ बढ़ना है, तो E2 इधर को बढ़ रहा है, तो ये इधर पे कम है और इधर ज़्यादा है। ओके तो दोनों सिस्टम्स की जो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल एनर्जी के साथ तो वो हो रही हैं, पर जब एक की एनर्जी ज़्यादा होती है तो दूसरे की एनर्जी कम होती है, एक की ये। तो अब टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स जो हैं, जब मैं कंपोजिट सिस्टम की बात करूँगा, कंपोजिट सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स इसकी और इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। दिस वी विल सी इन अ मोमेंट और क्लियर होगा। बट अगर आप मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको अब केवल अकेले ये ग्राफ कंसिडर नहीं करना है, आपको अकेले ये ग्राफ कंसिडर नहीं करना है, आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है। ये वाला ग्राफ तो इधर बढ़ेगा। अगर केवल इस फर्स्ट सब सिस्टम के हिसाब से सब कुछ कंट्रोल होना होता, सब कुछ कंट्रोल होना मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अगर इसके हिसाब से कंट्रोल होनी होती केवल, तो सबसे ज़्यादा माइक्रोस्टेट कब बनती? आप इस ग्राफ में देखिए, अरे ये वाला ग्राफ तो सबसे टॉप में यहाँ पे है। जब ये सिस्टम 10 यूनिट एनर्जी रखे और ये सिस्टम रखे 0 यूनिट एनर्जी, तो इसकी माइक्रोस्टेट्स का नंबर तो सबसे ज़्यादा है, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। इसी के बजाय केवल आप इस सिस्टम पे कंसंट्रेट करें, इसकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स तब ज़्यादा हैं जब इसके पास टोटल एनर्जी 10 यूनिट्स हैं। पर हम अब कंपोजिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, नहीं भाई ये ओवरऑल सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में आएगा? तो ये वाला ओवरऑल सिस्टम तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब इसकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स मैक्सिमम होंगी। अब इस कंपोजिट सिस्टम की एक्सेसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी? माना किसी समय पे ये सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ω1 है और इस सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ω2 हैं, तो इस कंपोजिट सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी? ω1 × ω2।
इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैंने जो दोनों की एनर्जी शेयरिंग है, 10 यूनिट्स एनर्जी इन्होंने शेयर करनी है, उसको केवल इंटीग्रल पार्ट्स में ब्रेक करके इस तरह से कर रखा है। इंटीग्रल से मेरा मतलब क्या है, मैंने माना कि फर्स्ट पार्ट के पास 1 यूनिट एनर्जी है तो बाकी 9 यूनिट्स दूसरे के पास है, या फर्स्ट के पास 2 यूनिट एनर्जी है तो दूसरे के पास 8 यूनिट्स। ये अलग अलग केस हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे वाले केस कंसिडर नहीं किए कि एक के पास 1.1 यूनिट एनर्जी है और दूसरे के पास 8.9। वो केसेस भी होने चाहिए वैसे, पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने केवल यहाँ पे स्टॉय मॉडल में केवल ये केसेस कंसिडर किए हैं कि फर्स्ट जो सब सिस्टम है उसकी एनर्जी या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या अप टू 9, और ऐसी जब इसकी एनर्जी 1 है तो ऑटोमेटिकली E1 और E2 इंडिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट E2 कितना है 10 माइनस E1, क्योंकि दोनों का सम 10 होना है, तो E1 और E2 इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो ये सवाल पूछना सफिशिएंट है कि इक्विलिब्रियम में इसकी एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि अगर आपको इसकी एनर्जी पता है तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी अपने आप पता लगती है, क्योंकि सामने तो कितना होना है 10 होना है। ओके, यहाँ पे आप एक केस देख सकते हैं, मैंने किसी भी एनर्जी को 0 वाला केस छोड़ रखा है, 0 10 और 10 0 वाला केस छोड़ रखा है। उसको आप सोच सकते हैं मैंने सिंप्लिसिटी के लिए किया है, या आप उसको उससे भी सोच सकते हैं, वैसे क्वांटम मैकेनिकल सेंस में भी सोच सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकली किसी सिस्टम की एनर्जी 0 नहीं होती है, 0 पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करती है कुछ उस सेंस में। ओके, बट वट एवर बी द केस ये। ओके, अब फर्स्ट सिस्टम के जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं उसकी एनर्जी का स्क्वायर, तो जब माना फर्स्ट सब सिस्टम की एनर्जी 1 यूनिट हो, बाय द वे इनके बीच की एनर्जी शेयरिंग 1 और 9 टाइप की हो रही है, 1 और 9 टाइप की, तो इसकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स 1 का स्क्वायर, जबकि इसकी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट सेकंड सिस्टम की उसकी एनर्जी के क्यूब के बराबर मान रखी है हमने, तो 9 का क्यूब मैंने यहाँ पे लिखा है 7 to 9। इनफैक्ट ये जो टेबल में सारे नंबर्स हैं, ये वाला नंबर E1 का स्क्वायर है और ये वाला नंबर E2 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का क्यूब 512, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 4 का क्यूब 64 एंड सो। ये अगर आप केवल यहाँ तक इस टेबल को देखें तो ये क्या बता रहा है, दोनों सब सिस्टम्स की अलग अलग कहानी, कि अगर ये एनर्जी शेयरिंग 1 और 9 वाले तरीके से करें तो उस समय फर्स्ट सब सिस्टम के पास एक स्टेट अवेलेबल है, एक माइक्रोस्टेट अवेलेबल है, और सेकंड सब सिस्टम के पास 729 माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल है। ऐसे ही जब ये एनर्जी की शेयरिंग माना मैं 5-5 वाले केस को पकड़ूं तो फर्स्ट सब सिस्टम के पास 25 माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हैं, जबकि सेकंड सब सिस्टम के पास 125 माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हैं, एंड सो। ये पूरी टेबल है। ओके, अभी इसमें आप इस पर कंसंट्रेट मत कीजिए, ये जो मैंने स्केच पेन से, ब्लू स्केच पेन से कर रखा है। लेकिन अब मैंने कंप्यूट किया है ω1 इंटू ω2। ये है टोटल कंपोजिट सिस्टम के पास कितनी माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हैं। माना किसी समय ये 1 और ये 7 to 9 है, ये सिस्टम एक स्टेट में रह सकता है और ये उसी टाइम पे 729 अलग अलग स्टेट्स में रह सकता है। डिजनरेसी आप उसे समझ सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल सेंस में। तो कुल मिला के अगर आप कंपोजिट सिस्टम की बात करें, वो किस स्टेट्स में रह सकता है, इसको इस तरह सोचो, इस सिस्टम के पास एक स्टेट पॉसिबल है और इसके पास 729। उन 729 स्टेट्स को मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। एक साथ दिखाने का मतलब उन सबकी एनर्जी बराबर है। इस वाले की एनर्जी 1 यूनिट है, इस वाले की एनर्जी 9 यूनिट्स है। 1 यूनिट के करस्पॉन्डिंग यहाँ केवल एक स्टेट है, लेकिन 9 यूनिट्स एनर्जी के करस्पॉन्डिंग यहाँ 729 स्टेट्स हैं। तो अगर आप कंपोजिट सिस्टम की बात करें तो कंपोजिट सिस्टम मतलब इसकी स्टेट और इसकी स्टेट दोनों की बतानी पड़ेगी। तो एक चॉइस तो ये हो सकती है, ये वाला सिस्टम इस स्टेट में हो और ये सेकंड सिस्टम इस वाली सब स्टेट में हो। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ये और ये, एक कॉम्बिनेशन ये और ये। मतलब यहाँ की हर स्टेट, इस समय तो यहाँ एक ही स्टेट है, पर माना 2 आप माने किसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, माना अब मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, किसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है और उस समय जो E2 की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग माना 3 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है। तो आप कंपोजिट सिस्टम की कुल मिला के कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? कंपोजिट सिस्टम मतलब आपको फर्स्ट पार्ट की स्टेट भी बतानी पड़ेगी और सेकंड की भी। तो हो सकता है फर्स्ट पार्ट इस स्टेट में हो और सेकंड वाला इसमें, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन ये और ये, दूसरा, तीसरा ये और ये। मतलब यहाँ की हर माइक्रोस्टेट के साथ यहाँ की हर माइक्रोस्टेट को आप ले सकते हैं। फिर इसके साथ ये सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, आप दूसरी वाली लो, इसके साथ भी इनमें से हर एक किसी का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कंपोजिट सिस्टम की टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी? माना ये नंबर m है 2 और ये नंबर n है, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो कि कंपोजिट सिस्टम के लिए पॉसिबल है वो m इंटू n, या ω1 और ω2 के टर्म में बोलें, अगर किसी भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये अलग अलग तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक लाइन अलग अलग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वाला भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो
ओमेगा 1 इतना है और ओमेगा 2 इतना है। तो जो कंपोजिट सिस्टम, टोटल सिस्टम को जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, टोटल सिस्टम हमारा माइक्रोकैनिकल एंसेंबल का सिस्टम है, मतलब क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम है। तो उस क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 1/9 के तरह से अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं 1 × 7 to 9, दैट इज 71। लेकिन अगर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन 2 × 8 से हो, 2 और 8 में, तब वो है 4 × 512 जो कि इतना बनता है। और फिर अगर 3 और 7 में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो दिस इंटू दिस इतना। तो ऐसे ही ये मैंने सारे नंबर्स कैलकुलेट कर रखे हैं ओमेगा 1 × ओमेगा 2। इनके आगे मैंने कुछ परसेंटेज भी लिखे हैं, उसको अभी भूल जाइए। ये है अगर ये वाला एनर्जी की स्प्लिटिंग है तो टोटल सिस्टम को, कंपोजिट सिस्टम को कितनी माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल है। आप इस नंबर का बिहेवियर देख रहे हैं। पहले इन ओमेगा 1 का बिहेवियर देखो। ओमेगा 1 एनर्जी बढ़ने के साथ लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ओमेगा 2, कैपिटल ओमेगा 2 घट रहा है। अगर आप इस पॉइंट से शुरू करें, E1 के रेस्पेक्ट में देखें, E1 बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। E2 के रेस्पेक्ट में तो बढ़ा था, पर अगर आप E1 के रेस्पेक्ट में देखें तो हाँ, इस यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन ज़रा देखो, अभी कम है, 700 कुछ है, 2000, 3000, 3400, 3100, बढ़ा 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 बढ़ा, लेकिन लगातार नहीं बढ़ता रहा, फिर डिक्रीज 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 डिक्रीज। ये वाला बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग है, दूसरा बहुत रैपिडली डिक्रीजिंग। चलो इस तरफ से ही देखते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये इस पॉइंट से बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, ये इस पॉइंट से बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा। इस पॉइंट पे आप लगभग इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये वाला फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है पर ये वाला फंक्शन बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो के करीब। तो मल्टीप्लिकेशन जीरो के करीब एक नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन कम ही बनेगा। थोड़ा आगे गए, ये अभी भी जीरो के करीब है, ये लार्ज है लेकिन ये जीरो के करीब। और अगर आप इस रीजन में जाएँ, इस वाले रीजन में जाएँ, अब ये वाला फंक्शन बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है, लेकिन ये वाला फंक्शन इज़ वेरी क्लोज टू जीरो। तो अगेन मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा, जीरो। तो इस रीजन में भी इसका मल्टीप्लिकेशन नेग्लिजिबल है और इस रीजन में भी इनका मल्टीप्लिकेशन नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ ये जो बीच का रीजन है, यहाँ इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है पर अप्रिशिएबल है और इसकी वैल्यू भी अप्रिशिएबल है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, बस। तो अगेन ये एक और जनरल फीचर है जो स्टैट मैथ में हम कई बार इस आइडिया को यूज़ करते हैं। अगर एक बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन और एक बहुत रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपको ये इस तरह का पीक टाइप स्ट्रक्चर दिखने वाला है। पीक टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगेन ये पीक, यहाँ पे तो ये पीक फिर भी इतनी वो है, वाइड है, ये वैल्यू 3400 है और ये 3000 है। लेकिन अगेन अगर आप इसे ऐसे सिस्टम्स में डील कर रहे हैं जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है तो ये पीक अगेन डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करने लगेगी, वेरी वेरी शार्पली पीक्ड। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके लिए कंपोजिट सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत ज़्यादा और बाकी सब के लिए वो नंबर बहुत 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 छोटे। केवल एक स्टेट के लिए बहुत हाई वैल्यू और बाकी सब के लिए छोटे। यहाँ पे तो ये वैल्यू भी हाई है और ये भी लगभग उसके बराबर ही है और ये भी उससे ज़्यादा अंतर नहीं है। पर ये इसलिए है क्योंकि यहाँ हमने कम, छोटा सिस्टम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा नहीं है। पर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में ज़्यादा हूँ तो फिर ये आपको बिहेवियर नज़र आएगा। मतलब क्वालिटेटिवली तो यही फीचर कि हाँ, ये E1 के साथ अगर फर्स्ट पार्टिकल की, फर्स्ट सब सिस्टम की एनर्जी के साथ अगर आप इन नंबर्स को प्लॉट करें तो ये शुरू में कम है, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर कम हो गया। अभी मैक्सिमम वाले जो पार्ट है मैंने इसको ये ब्लॉक बना रखा है। क्यों बनाया है ब्लॉक, अगर आप कंपोजिट सिस्टम को देखें, अभी कंपोजिट सिस्टम की कहानी आ गई। कंपोजिट सिस्टम के पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी पॉसिबल है। अब मैं इस एनर्जी के टर्म में बात नहीं कर रहा, अब मैं केवल कंपोजिट सिस्टम को देख रहा हूँ। कंपोजिट सिस्टम की एनर्जी 10 यूनिट है। 10 यूनिट चाहे ऐसे में बटे, चाहे ऐसे में बटे, चाहे ऐसे में बटे, चाहे ऐसे में बटे। कंपोजिट सिस्टम के पास जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो इन सब का सम है, जो कि इस केस में 16,665 बन रहा है। मेरा कंपोजिट सिस्टम जो है उसके पास 16,665 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं। वो किस तरह से पॉसिबल है मैं उस पर अब ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इन सब का सम 16,665, ओके। पर इसमें से ये वाला जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, ये वाला पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें एक सब सिस्टम 4 यूनिट एनर्जी रखता है और दूसरा सब सिस्टम 6 यूनिट एनर्जी रखता है, 4-6 में जब स्प्लिटिंग होती है, ये वाली एनर्जी की स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है। क्यों, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये नंबर है ये सबसे ज़्यादा है।
इस सवाल को हम इस तरह से पूछ सकते हैं, एनर्जी की स्प्लिटिंग इस तरीके से होने का की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी 1 हो और दूसरे सिस्टम की एनर्जी 9 हो। इनफैक्ट इस सवाल को केवल मैं फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी के टर्म में पूछ सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट की एनर्जी 1 है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की 9 होगी। मैं सवाल ये भी पूछ सकता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले सब सिस्टम की एनर्जी 1 यूनिट हो, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले सब सिस्टम की एनर्जी 2 हो, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले सब सिस्टम की एनर्जी 6 हो। ये नंबर कैसे निकालेंगे? आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप निकालना चाहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो कंपोजिट सिस्टम है, जब वो कंपोजिट सिस्टम बनाया उसमें फर्स्ट पार्ट की एनर्जी 1 हो, तो ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट की एनर्जी 9 हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट की एनर्जी 9 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट पार्ट की एनर्जी 9 होने के 729 तरीके हैं, लेकिन ओवरऑल कंपोजिट सिस्टम के पास रहने के 16,665 तरीके हैं। और ओवरऑल कंपोजिट सिस्टम हमारा है क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ पे पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अप्रायरी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली होल्ड करेगा। अगर हमने उस पोस्टुलेट को मान लिया तो वो इस सिस्टम के लिए एग्जैक्टली होल्ड करेगा। मतलब सिस्टम इन 16,665 स्टेट्स का सबका बराबर वेट है, लेकिन एनर्जी 1 फर्स्ट सेगमेंट की एनर्जी 1 होने का कितने तरीके हैं? 729। इन 16,665 में से 729 तरीके ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट सब सिस्टम की एनर्जी कितनी होती है? 1। तो इस स्प्लिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि फर्स्ट सब सिस्टम की एनर्जी 1 और सेकंड सब सिस्टम की एनर्जी 9? उसकी प्रोबेबिलिटी है 729/16,665, जो कि न्यूमेरिकली बनता है 4.37%। मैथमेटिकली आपके पास एक आंसर है, 4.37% चांस है कि जब इन सिस्टम्स को थर्मल कांटेक्ट में रखा जाए, इस सिस्टम को, इस टॉय मॉडल वाले सिस्टम को, तो इस वाले की एनर्जी 1 यूनिट हो और इस वाले की एनर्जी 9 यूनिट्स हो। ऐसे ही आपने सवाल पूछा, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इसकी एनर्जी 2 यूनिट है और इसकी एनर्जी 8 यूनिट्स हो? वो है दिस नंबर अपॉन दिस नंबर। टोटल आइसोलेटेड सिस्टम जो है हमारा, उसके पास इतनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है। ओके, इस नंबर को मैं बाद में ओमेगा टोटल लिखूंगा। तो इनमें से हर एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो ये 729 जो स्टेट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 729/16665। 7 to 9 स्टेट्स कौन सी हैं जिनमें इस एनर्जी की स्प्लिटिंग 1+9 होती है? तो आप बोल सकते हैं 1+9 में स्प्लिटिंग होने का चांस कितना है? इतना %। ऐसे ये बाकी नंबर्स मैंने कैलकुलेट किए परसेंटेज में। 2 और 8 में स्प्लिटिंग का चांस लगभग 12%, 3 7 में 18%, 4 6 में 20%, 5 5 में 18, 6 4 में ये आप देख रहे हैं परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? 20। अब यहाँ ये परसेंटेज 20 है और बाकी परसेंटेज भी उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, 18 भी 20 के करीब ही है। पर ये इसलिए हुआ 20 और 18, थोड़ा दूर जाने पे भी, थोड़ा कम या ज़्यादा पे भी लगभग वही बिहेवियर है। लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होंगे तो ये कर्व आपको ऐसा ना सोच के ऐसा सोचना है। ये कर्व आपको ऐसा मिला, ऑलमोस्ट 0%, ऑलमोस्ट 0%, और फिर अचानक एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 99.999999% और बाकी सब फिर से 0। बहुत छोटी रेंज आपकी ऐसी होगी, ये छोटी सी रेंज जिसमें आपको कुछ अप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और बाकी सब जगह कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। तो मतलब जो कंपोजिट सिस्टम है कौन सी स्टेट में पाया जाएगा? इनमें तो पाया नहीं जाएगा। इनकी प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट 0% है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 0% है। उस सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? और ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ है, तो यही तो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो ये जो मैक्सिमम है, ये ω1 × ω2 का जो मैक्सिमम है, या ω1 × ω2 से जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली? ω1 × ω2 वाले फैक्टर को इस ओमेगा टोटल से डिवाइड कर दिया था। या तो इसका मैक्सिमम देख लो या इसका, दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ पे ये नंबर ज़्यादा होगा ω1 × ω2, वहाँ पे ये परसेंटेज प्रोबेबिलिटी का फैक्टर भी ज़्यादा होगा। तो सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब ही क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब मैं सीधे इक्विलिब्रियम स्टेट पे कह रहा हूँ। इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम की पता करनी है तो बेसिकली आपको ω1 × ω2 का मैक्सिमम चाहिए। इंडिविजुअली इसकी स्टेट्स मैक्सिमम कहाँ हो रही हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिविजुअली इसकी स्टेट्स कहाँ मैक्सिमम होने वाली है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों के जो इंडिविजुअल ω1 ω2 हैं उनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम हो रहा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को करस्पॉन्ड करेगा। ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे हमने कहा इस लेक्चर के शुरू में, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब सिस्टम के पास सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स होनी चाहिए। तो अगर ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन 4 और 6 वाले मोड में करते हैं तो हमारे कंपोजिट सिस्टम के पास इतनी चॉइसेस हैं, वो इतनी माइक्रो स्टेट्स में रह सकता है। जबकि अगर वो इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करे,
एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से वो इस तरह भी एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, पर तब उसके पास केवल इतने माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हैं। तो किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी होगी वो अपनी नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स को इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या रखे, मैक्सिमम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये, इसीलिए मैंने इसे एक किया है। अब ये तो हमने न्यूमेरिकल करके किया। कैसे किया हमने? प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब ये फर्स्ट सेगमेंट की एनर्जी E1 होगी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट सब सिस्टम की एनर्जी E1 होगी, तो ऑटोमेटिकली सेकंड सब सिस्टम की एनर्जी E2 हमें पता है, E2 होगा 10 माइनस E1। तो इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। वैसे तो कायदे से ऐसा लिखना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट की एनर्जी E1 और सेकंड पार्ट की एनर्जी E2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पर आपने केवल E1 भी लिख दिया तो चल जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 1 जो कि E1 का फंक्शन है, ओमेगा 2 जो कि E2 का फंक्शन है, अपॉन ओमेगा टोटल, ये नंबर जो भी वाला जिस भी केस की आप बात कर रहे हैं, बटे ये टोटल नंबर। यही तो थी प्रोबेबिलिटी। उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ E1 के साथ सिस्टम के पाए जाने की चांस कितना है? इतना। और यहाँ पे ध्यान रखें E2 बराबर है E माइनस E1। इस चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे, बट ये तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई अंतर नहीं है। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट किसके करस्पॉन्ड करेगी? जब जहाँ पे ये नंबर क्या होगा, मैक्सिमम। ये प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है, ये परसेंटेज में आपने देखा इस टेबल में, ये परसेंटेज जहाँ पे मैक्सिमम है ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, और यही इक्विलिब्रियम स्टेट। इस केस में तो शायद मैं इसे इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटीज़ भी लगभग बराबर है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके प्रोबेबिलिटी अच्छी भली है, लेकिन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होंगे तो आपको केवल एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मिलेगा या बहुत कम कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे मिलेंगे जिनके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी और बाकी सबके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो आप जनरल केस में इसे कैसे करेंगे? इस टॉय एग्जाम्पल को मैं आगे फिर से लूँगा। बेसिकली आपको ये प्रोबेबिलिटी के फैक्टर को मैक्सिमाइज़ करना है। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? कि फर्स्ट वाले पार्ट की एनर्जी E1 हो। ओके, मैक्सिमाइज PE1, या PE1 का एक्सप्रेशन कितना है? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। ये फैक्टर कांस्टेंट है। ओके, तो आप इस फैक्टर को अगर छोड़ भी दें, केवल इस इंटू इसका मैक्सिमाइजेशन करें, तभी भी आपको सेम आंसर मिलेगा। उसको आप आगे मैथमेटिक्स में भी देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस फैक्टर का मैक्सिमाइजेशन करूँगा। प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट सब सिस्टम की एनर्जी E1 है, जो कि ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा टोटल के बराबर होता है। इस एक्सप्रेशन को मैं E1 के रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज़ करूँगा। मैक्सिमाइज E1 की कौन सी वैल्यू पे ये फैक्टर मैक्सिमम बनेगा? तो मैथमेटिकली इसे हम कैसे करते हैं? सेट द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो किया, पर ये पार्शियल किया है। पार्शियल क्यों किया है? आप ये ध्यान कीजिए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वॉल्यूम और n के फैक्टर भी होते हैं, अपने अपने वॉल्यूम और अपने अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो ये P जो है ये V1 V2 और N1 N2 पे भी डिपेंड करेगा। तो ये P बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ मैंने उसे केवल E1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे। ये मैथमेटिकल कंडीशन है। जिस चीज़ को मैंने यहाँ आँख से देख के ऐसे करके निकाला कि हाँ ये वाली स्टेट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि उसके लिए ये नंबर सबसे बड़ा बन रहा है। मैथमेटिकली इसको करने का तरीका क्या है? ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का जो फैक्टर है वो कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है? एनर्जी के साथ। यही तो देख रहे हैं। तो मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? यही तो करते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसको मैं आगे किसी लेक्चर में कोशिश करूँगा थोड़ा सी न्यूमेरिकली इसको भी समझा सकूँ, बट अभी आप इसको सीधे वो ले सकते हैं। P जो होता है, ये नंबर्स जो हैं, या ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये बहुत 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 लार्ज नंबर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज नंबर्स होते हैं। और इतने लार्ज नंबर्स के साथ काम करना कंफर्टेबल नहीं होता है। केवल कंफर्ट की बात नहीं है, उसके साथ कुछ और इश्यूज़ भी आते हैं। और अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 लार्ज हैं तो P भी बहुत लार्ज होगा। जब लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये नंबर आप सोचिए 10 पावर 10 या 10 पावर 100 या उससे भी कई ज़्यादा ऑर्डर के हो सकते हैं। तो इस तरह के बड़े नंबर से डील करने के बजाय हम उनके लॉग से डील करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मच बेटर ये रहता है कि हम P के बजाय या ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बजाय उनके लॉग के साथ काम करें, क्योंकि देखो हमें निकालना क्या है? P का मैक्सिमम। ये P जो है कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है? P बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। और अगर आप पॉजिटिव नंबर्स का लॉग लेते जाएं, 0 से ऊपर जो नंबर्स हैं उनका लॉग लें, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उसका लॉग भी बढ़ता है। तो मतलब जहाँ पे P का मैक्सिमम होगा वहाँ पे उसके लॉग का भी मैक्सिमम होगा। ओके, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे कहते हैं, एज P इंक्रीजेज सो डज लॉग नेचुरल P। मोनोटोनिकली जैसे P बढ़ता है, लॉग नेचुरल P भी बढ़ता ही बढ़ता है, घटेगा नहीं कहीं पे, लगातार बढ़ेगा। तो जहाँ पे P का मैक्सिमम आना होगा वहाँ पे लॉग नेचुरल P का भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम की पोजीशन ही तो पता करनी है कि एनर्जी की किस वैल्यू पे P का मैक्सिमम है। तो एनर्जी की जिस वैल्यू पे P का मैक्सिमम होगा, एनर्जी की उसी वैल्यू पे लॉग नेचुरल P का मैक्सिमम भी होगा। तो हम P के मैक्सिमम के बजाय लॉग नेचुरल P का मैक्सिमम लेंगे। ओके, क्योंकि लॉग नेचुरल P के
साथ वर्क करना मच कंफर्टेबल होता है, तो लॉग के साथ। तो अब जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ है, हमारा सवाल ये था कि अगर हमने दोनों सब सिस्टम्स को एनर्जी एक्सचेंज करने दी तो ये कब तक एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, फाइनली ये कहाँ पर जाके सेटल होंगे। तो अब हम उस आंसर को ऐसे दे रहे हैं, फाइनली वो इस कंडीशन पर सेटल होंगे। मैथमेटिकली वो कंडीशन ये है, आपने इवन प्रोबेबिलिटी, इवन एनर्जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसका लॉग लो, उसको इवन के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, इसको 0 के बराबर सेट कर दो। ओके, लॉग पी इवन कितना है जनरल केस में, ये प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन कितना है, ω1 इंटू ω2 अपॉन ओमेगा टोटल। तो अगर आप इसका लॉग ले रहे हैं तो लॉग ω1 प्लस लॉग ω2 माइनस लॉग ओमेगा टोटल, लॉग ω1 प्लस लॉग ω2 माइनस लॉग ओमेगा टोटल। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, इवन। ये नंबर मैंने पहले ही कहा, ये नंबर कांस्टेंट है, ये वाला एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ये तो इन सब का सम है, इसने तो इतना ही रहना है, ये नंबर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो बेसिकली डेल बाई डेल E1 लॉग नेचुरल ω1 प्लस डेल बाई डेल E1 लॉग नेचुरल ω2 बराबर 0। ओके, और यहाँ पे मैंने साइड में ये भी लिखा है, अगर ये ओमेगा टोटल का देखो रोल ख़त्म हो गया, इसका मैक्सिमम डिटरमिन करने में कोई रोल नहीं था, वो चीज़ हमने यहाँ भी देखी थी। ये मैक्सिमम में चाहे परसेंटेज से निकालता या सीधे ω1 इंटू ω2 से निकाल लेता, तभी भी काम चल जाता, यही नंबर तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो आप केवल, कोई ज़रूरी नहीं है पी का मैक्सिमम देखते, पी के बजाय हमने बाद में लॉग नेचुरल पी का मैक्सिमम देखा, आप पी के बजाय इसमें इसका डिनोमिनेटर का पार्ट छोड़ भी सकते थे, मतलब केवल ω1 इंटू ω2 का मैक्सिमम या उसके लॉग का मैक्सिमम देखते। ओके, फिर भी आपको सेम आंसर मिलता। तो कंडीशन आपको ये मिली, ω1 के लॉग का डिफरेंशियल E1 के रेस्पेक्ट में प्लस ω2 के लॉग का डिफरेंशियल भी E1, ये दोनों डिफरेंशियल E1 के रेस्पेक्ट में है। ω1 और ω2 तो अलग अलग वाले हैं, ये फर्स्ट सिस्टम का, ये सेकंड सिस्टम का, पर एनर्जी दोनों जगह फर्स्ट वाली है। ओके, अब मैथमेटिकली यहाँ पे इस टर्म को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं तो एक माइनस साइन आ गया, सेम एक्सप्रेशन लिखा है, बट अब मैंने एक चीज़ और स्टोर कर दी है, V और NB। ये ω1 जो है केवल E1 पे डिपेंड नहीं करता है, साथ में V1 और N1, वो अलग बात है, V1 और N1 वेरी नहीं कर रहे हैं, V2 और N2 वेरी नहीं कर रहे हैं, पर इन पे भी डिपेंड करता है, ये मैंने अब यहाँ वो कर दिया। ओके, अब प्रैक्टिकली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टॉय एग्जाम्पल में फिर से लौटूंगा। प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल केस को आप सॉल्व करें तो आपको E1 की वो वैल्यू पता लग जाएगी जिस पे आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, और E1 की उस वैल्यू को माना मैं E1 बार लिखूंगा। E1 को एक वेरिएबल की तरह सोचो, जब हम मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन लगाते हैं, माना x कोई वेरिएबल है, x का कोई फंक्शन है fx, तो fx का मैक्सिमम आप पता लगाते हैं तो आपको पता लगता है x बराबर 7, मतलब मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, x बराबर 7। तो E1 की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसे मैं E1 बार लिखूंगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, जिस पे हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, वो वैल्यू पता लग जाएगी। और E1 बार पता लग गया तो टोटल एनर्जी में से E1 बार को घटा दोगे तो E2 बार पता लग जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में E1 और E2 कौन सी वैल्यू चूज़ करने वाले हैं, वो एनर्जी शेयर कर करके कब लास्ट में इक्विलिब्रियम स्टेट में आके E1 की वैल्यू क्या होने वाली है और E2 की वैल्यू क्या होने वाली है, मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन से हमें मिल सकता है। पर हमारा एम यहाँ पे एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना नहीं है, हम यहाँ से एक और जनरल रूल निकालना चाह रहे हैं, वो 2 स्टेप्स में आ जाएगा। आप ये भी ध्यान कीजिए, E1 और E2 की जो भी वैल्यू हो उनका सम क्या है, कांस्टेंट, टोटल एनर्जी E, लेकिन वो कांस्टेंट है, टोटल सिस्टम क्लोज आइसोलेटेड है। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लूँ, DE1 प्लस DE2 बराबर 0, इसका डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का 0, तो DE1 बराबर माइनस DE2, मतलब स्मॉल चेंज इन एनर्जी ऑफ फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेंज ऑफ द सेकंड सिस्टम। अगर पहला सब सिस्टम 1 यूनिट एनर्जी गेन करता है तो दूसरा सब सिस्टम 1 यूनिट एनर्जी लूज़ करता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आप इसे सिंपल डिवीज़न की तरह सोच लें, यहाँ डिवीज़न में डिनोमिनेटर में DE1 है और यहाँ इस माइनस साइन के साथ माइनस DE1, इस माइनस को मैं इस तो माइनस DE1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, DE2 से। तो ये जो एक्सप्रेशन है मैं अब इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रखा, राइट हैंड साइड में माइनस और ये अपॉन डेल E1 की जगह डेल E2, डेल बाई डेल E2 दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और ये इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो रही है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आपने एनर्जी एक्सचेंज होने दी, तो फाइनली जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही होगी, मतलब इक्विलिब्रियम तब जाके अचीव होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी। जिस समय ये कंडीशन होल्ड करेगी उस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, इन इक्विलिब्रियम। ओके, लेकिन यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए आप ज़रा, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी तरह से सब सिस्टम 1 पे डिपेंड करता है।
ओमेगा 1 जो कि E1 V1 N1 ये फर्स्ट सिस्टम की नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं, और आप उसको उसका एनर्जी के साथ उसका वेरिएशन देख रहे हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब एनर्जी के साथ वो नंबर कितनी रैपिडली चेंज हो रहा है, उसका लॉग को देख रहे हैं, पर बेसिकली वही चीज़। और ये वाली क्वांटिटी सेम तरह की चीज़ है, लेकिन ये सेकंड सिस्टम के लिए है, 2 2 2 2 सेकंड सब सिस्टम के लिए। इक्विलिब्रियम में फर्स्ट सब सिस्टम, मैंने इसे सिस्टम नहीं सब सिस्टम लिखना चाहिए था, सब सिस्टम नंबर 1 जो है उसकी कोई प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेकंड सब सिस्टम की किसी सब प्रॉपर्टी के बराबर है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग नहीं है। अलग अलग से मेरा मतलब, ठीक है, ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2 है, E1 की जगह E2 है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है। लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में, लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। इस सिस्टम का अपना ओमेगा अपनी एनर्जी, इस सिस्टम का अपना ओमेगा अपनी एनर्जी। तो सम प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम 1 है ये, और ये भी सम प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम 2 है। लेकिन ये सम नहीं है, एक्चुअली ये सेम है। जो प्रॉपर्टी हम इस सिस्टम की ढूंढ रहे हैं इस तरीके से, किस तरीके से, उस सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का एक्सप्रेशन, उसका लॉग, और उसको एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पहले सिस्टम के लिए भी करो और ऐसा ही सेकंड सिस्टम के लिए भी करो। तो दोनों सिस्टम्स के लिए आप सेम प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं, लेकिन उस सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बराबर। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब ये जो भी प्रॉपर्टी है, अभी हम इस प्रॉपर्टी को समझ नहीं पाए हैं, मैथमेटिकली तो एक्सप्रेशन दिख रहा है, पर ये क्या प्रॉपर्टी अभी नहीं समझ पाए, पर ये प्रॉपर्टी दोनों सिस्टम के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर। इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये प्रॉपर्टी दिस। अब मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वही टॉय एग्जाम्पल में, ओके, वही वाला कि ओमेगा 1 बराबर E1 स्क्वायर था और ओमेगा 2 बराबर E2 का क्यूब। E2 सेकंड सिस्टम की एनर्जी थी, लेकिन E2 को मैं E1 के टर्म में लिख रहा हूँ, 10 माइनस E1 क्यूब भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि E2 है 10 माइनस E1। तो ये वाली जो कंडीशन है, मैथमेटिकली आप अगर आपको सवाल होता कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, तो एक तरीका तो हमने टेबल बना के किया, लेकिन अगर मैं टेबल बना के नहीं करता, इस तरीके से करता, तो कैसे करता, ये कंडीशन, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब हो रही है, अब हो रही है। तो मैं इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ। ओमेगा 1 की जगह E1 स्क्वायर रखा, E1 स्क्वायर का लॉग, तो 2 लॉग E1 हो गया, 2 लॉग E1। इसका डिफरेंशिएशन करो E1 के रेस्पेक्ट में, E1 के रेस्पेक्ट में। राइट हैंड साइड, इसी एक्सप्रेशन का राइट हैंड साइड, ओमेगा 2 का डिफरेंशिएशन भी E1 के रेस्पेक्ट में करना है। ओमेगा 2 तो E2 के टर्म में है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ओमेगा 2 का एक्सप्रेशन आपको E1 के टर्म में मिल जाएगा, और E1 के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करो। तो अगर ये मैं राइट हैंड साइड में करूँ, 10 माइनस E1 क्यूब का लॉग था, तो 3 लॉग 10 माइनस E1 हो गया, माइनस डेल बाई डेल E1। मैं अभी इस कंडीशन नंबर, मैंने इस कंडीशन को इनफैक्ट नंबर कर रखा है कंडीशन नंबर 1, मैं अभी कंडीशन नंबर 1 को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1 को इस्तेमाल किया, ये बना 2 लॉग नेचुरल ई का डिफरेंशिएशन E1। ऐसे यहाँ जो डिफरेंशिएशन बनेगा, माइनस साइन एक पहले से, 3 कांस्टेंट है, लॉग नेचुरल 10 माइनस E1 का डिफरेंशिएशन 1/10 माइनस E1, और माइनस E1 का फिर से डिफरेंशिएशन एक -1 देगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपको यहाँ से सिंप्लीफाई होकर पता लगता है E1 बराबर 4। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब होगी जब E1 की वैल्यू 4 पे फिक्स होगी। दोनों सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, पर इक्विलिब्रियम स्टेट में जो E1 की वैल्यू होगी वो 4 होगी। इसी को मैंने E1 बार लिखा था, ये 4 है E1 बार, जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा था। किस वैल्यू पे जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, इस वाली वैल्यू पे, क्योंकि इस वाली वैल्यू पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही होगी, मैक्सिमम। और E1 अगर 4 है तो E2 बार कितना होगा, E1 बार की वैल्यू अगर 4 पे फिक्स हो गई तो E2 बार ऑटोमेटिकली कितना होगा, 6, क्योंकि सम तो हमेशा 10 होना है, इक्विलिब्रियम हो चाहे ना हो इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में अगर एनर्जी फर्स्ट सिस्टम की 4 पे स्टेबल होनी है, तो सेकंड की कितने पे स्टेबल होगी, 6 पे, ओके। अब यहाँ पे एक्सीडेंटली एक चीज़ हुई है, वैसे आपको E1 और E2 के इंटीग्रल आंसर मिल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन केवल ऐसे किया था। कायदे से मुझे यहाँ ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए था, 1.1 और 8.9 और 1.2 और 8.8, और उनके करस्पॉन्डिंग भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस निकालने चाहिए थे। तो हो सकता है क्या पता मैक्सिमम 4 और 6 पे ना होके 4.1 और 5.9 पे होता, क्योंकि कुछ केसेस मैंने यहाँ कंप्यूट नहीं किए हैं। लेकिन इस जो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, इस केस में इंसिडेंटली ऐसा हो गया, मैक्सिमम उसी वैल्यू पे मिला है, E1 बराबर 4 और E2 बराबर 6, इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ही मिला है। और वो यही केस तो है जो हमने इस तरीके से टेबल बनाने के मेथड से जो हमने मैक्सिमम फाइंड किया था 4 और 6 वाला, वही तो यहाँ से मिल रहा है। तो ये तो ये कंडीशन आई। तो जनरल केस में आप ऐसे ही करेंगे, आप वो टेबल बना के नहीं करेंगे, आप ये कंडीशन अचीव करेंगे। लेकिन ये कंडीशन बाद में हमारे पास इस फॉर्म में आती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर टॉय एग्जाम्पल में इस कंडीशन का मतलब हो गया
डेल बाई डेल E1 ऑफ लॉग नेचुरल ओमेगा 1, ओमेगा 1 हमने लिखा है E1 स्क्वायर, और डेल बाई डेल 2 अब इस एक्सप्रेशन को 1 से 2 फॉर्म में क्या चेंज हुआ था, यहाँ डिफरेंशियल E1 के रिस्पेक्ट में था, लेकिन इसमें राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल किस रिस्पेक्ट में, E2। तो ओमेगा 2 को मैं सीधे E2 क्यूब रख दूंगा इस समय, 10 माइनस E1 क्यूब रखने की जरूरत नहीं है, सीधे E2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है तो E2 क्यूब। तो अगर वो एक्सप्रेशन मैं यहाँ रखूँ तो सेकंड इक्वेशन जो है, फर्स्ट और सेकंड एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले का मतलब समझते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन का हमारे टॉय मॉडल में ये मतलब हो गया, ओमेगा 1 की जगह E1 स्क्वायर, ओमेगा 2 की जगह E2 क्यूब। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग देखता हूँ। पहले इनकी बराबरी केवल इक्विलिब्रियम में होनी है, ऐसा थोड़ी है हर पॉइंट पे बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में ये नंबर बराबर इस नंबर, तो इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग इवेलुएट करता हूँ। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपने इवेलुएट किया 2 लॉग नेचुरल E1 का डिफरेंशियल 2 ऊपर आ गया, और लॉग नेचुरल E1 का डिफरेंशियल E1, ऐसे यहाँ 3 बाहर आ गया, और लॉग नेचुरल E2 का डिफरेंशियल E2। लेफ्ट हैंड साइड है 2/E1 और राइट हैंड साइड है 3/E2। मैंने फिर से पिछली बार की तरह टेबल बनाई, E1 और E2 जो स्प्लिटिंग हो सकती है एनर्जी की, वो 19 हो सकती है, 28 हो सकती है, 3746 ये लिखी। और इसके बाद मैंने वो ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर और उनके मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखे हैं, मैंने इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो कि 2/E1 के बराबर है, और इसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो कि 3/E2 के बराबर है वो लिखा है। 2/E1 LHS है मेरा 2/E1, और राइट हैंड साइड है 3/2। जब E1 की वैल्यू 1 होगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर कितना बनेगा, 2/1। 2 होगी तो 2/2, 3 होगी तो 2/3, 2/E1, 2 न्यूमरेटर हमेशा 2 और डिनोमिनेटर E1, 1 2 3 4 जो भी है वो। ऐसे ही राइट हैंड साइड जब एनर्जी इसकी 1 है तो इसकी 9, तो उस समय राइट हैंड साइड 3/9। जब एनर्जी E2 8 है 3/8। अब आप इस नंबर और इस नंबर को कंपेयर करो, क्या 2/1 3/9 के बराबर होता है, नहीं होता है। ये इसके बराबर नहीं बन रहा है। कब नहीं बन रहा, जब स्प्लिटिंग 1 और 9 में हो रही है। 1 और 9 वाले केस में ये टर्म इस टर्म के बराबर नहीं बनता है, ये टर्म इस टर्म के बराबर नहीं बन रहा है, हमेशा नहीं बन रहा है। इस वाली स्प्लिटिंग में नहीं बना भाई, इस वाली स्प्लिटिंग में भी नहीं बना, 2/2 बराबर 3/8 नहीं होता है, इस वाली स्प्लिटिंग में नहीं बना। पर इस वाले केस में 2/4 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3/6, ये भी 1/2, ये दोनों बराबर मैच हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। और जिसको अब हम अपना इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन दूसरी तरीके से घोषित कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम कब अचीव हो रहा है, अब यहाँ से देखें, जब ये इसके बराबर बन रहा है। ये फर्स्ट सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये नंबर्स मैंने केवल फर्स्ट सिस्टम के उससे निकाले हैं, ये फर्स्ट सिस्टम की चीज़ों से निकले हैं, और ये केवल सेकंड सिस्टम की चीज़ों से निकले हैं। फर्स्ट सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी जब सेकंड सिस्टम की किसी प्रॉपर्टी के बराबर हो गई तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सिस्टम आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, आपने एनर्जी एक्सचेंज करने की परमिशन दी है तो पॉसिबली वो एनर्जी एक्सचेंज करना शुरू करेंगे, लेकिन अनंत काल तक एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक ये कंडीशन अचीव नहीं होगी, फर्स्ट सिस्टम की एक प्रॉपर्टी सेकंड सिस्टम की सिमिलर प्रॉपर्टी के बराबर ना हो जाए। सिस्टम नहीं, सब सिस्टम बोलना चाहिए। फर्स्ट सब सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी सेकंड सब सिस्टम की किसी प्रॉपर्टी के बराबर जब हो जाएगी, अब एनर्जी का एक्सचेंज रुक जाएगा, अब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ओके, अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करूंगा, सेकंड लेक्चर इसी का कंटिन्यूशन है, आप चाहें तो लगातार में देख सकते हैं। ओके, ब्रेक करने के लिए, क्योंकि 1 घंटे का ऑलमोस्ट हो चुका है। आई विल स्टार्ट सेकंड लेक्चर इमीडिएटली।